कल हमने कक्षा 8वीं में इतिहास के विषय में जाना था कि भारत दो भागों में कैसे बटा था, किन कारणों से बटा था। ठीक है, आज उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। पेज क्रमांक 62। अखंड भारत का विभाजन भारतीयों के लिए अत्यंत दुखद घटना थी। विभाजन के बाद, बंटवारे के बाद भी विभिन्न स्थानों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लड़ाई झगड़े हुए, विशेषकर पंजाब और बंगाल में। ये दंगे अविश्वास का वातावरण बनाते हैं। इनसे धन और जन की हानि होती है। ये समाज के विकास में बाधक होते हैं। इसलिए विभिन्न धर्मों के लोगों को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। भारत विभाजन अर्थात भारत के बंटवारे की वजह से कई आर्थिक समस्याएं भी पैदा हुई। जूट और सूती कपड़े की अधिकांश कारखाने भारत में रह गए, मगर जूट और कपास उत्पादन के अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। इससे जूट और सूती कपड़े के कई कारखाने बंद हो गए। गेहूं और सिंचाई के अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए। इससे कुछ दिनों तक भारत में अन्न का भी अभाव रहा, अर्थात अनाज भी नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, चर्चा कर सकते हैं कभी हम आपसे मिलेंगे तो। सामान्यतः विभाजन से क्या क्या हानि होती है, अर्थात बंटवारे से क्या क्या नुकसान होता है। ठीक है, अब जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। ठीक है, माउंट बेटेन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लैंड के संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद ने पारित किया इस अधिनियम को, अर्थात इस प्रकार के कानून को। इसमें व्यवस्था थी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ग्रहण करेंगे। इस अधिनियम में ये उल्लेख था। इसके बाद उन पर इंग्लैंड का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से घोषणा हुई थी 18 जुलाई 1947 को कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भारत और पाकिस्तान पर इंग्लैंड का कोई अधिकार नहीं होगा। स्वतंत्रता की घोषणा इस तरह 14 अगस्त की आधी रात के बाद, जब 15 अगस्त 1947 की तारीख शुरू हुई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहा, भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ है। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में काम करने लगी। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त की सुबह दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया गया। संपूर्ण भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी तत्कालीन खाद्य मंत्री R.K. पाटिल ने तिरंगा झंडा फहराया। इस प्रकार नए भारत के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। इस प्रकार से चित्र में देखेंगे आप, ये चित्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन
का स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाते हुए। ठीक है, तो हमने आज भारत के स्वतंत्रता अधिनियम और स्वतंत्रता की घोषणा के बारे में इस पेज में जाना है। अगले पेज में देखेंगे कि कुछ देशी रियासतें या रजवाड़ों का विलय। ठीक है, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जिन पर अनेक शासक, देशी शासक, भारतीय राजा लोग शासन करते थे। स्वतंत्र भारत के सामने कई तत्कालिक कार्य थे। उस समय के कुछ कार्य ऐसे थे जिसका तुरंत हो जाना बहुत जरूरी था। पहला कार्य था देश में राजनीतिक एकता स्थापित करना। 1947 में अंग्रेजों द्वारा सीधे तौर पर शासित होने वाले इलाकों के अलावा करीब 550 से ज़्यादा स्वतंत्र देशी रियासतें थीं जहां अंग्रेजों का शासन नहीं था। स्वतंत्रता की घोषणा के समय यह व्यवस्था हुई कि इंग्लैंड से भारत के स्वतंत्र होने के साथ साथ सभी देशी रियासतों भी स्वतंत्र हो जाएंगी। यह निर्णय उनके हाथ पर था कि ये स्वतंत्र रहेंगी अथवा भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ रहेंगी। लेकिन इन रियासतों के स्वतंत्र बने रहने से भारत की एकता एवं सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। इसलिए देशी रियासतों के विलय का कार्य तत्कालीन गृह मंत्री, उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। सरदार पटेल छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलय हेतु दिसंबर 1947 ईस्वी में नागपुर भी आए। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, पूरा एमपी था। ठीक है, उनके समझाए जाने से यहाँ के कुल 14 रियासतों का भारत में विलय हो गया। कवर्धा, शक्ति एवं छुई खदान का विलय यहाँ के उन आंदोलन के बाद हुआ। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ के कारण भारत की कुल 562 रियासतों में से अधिकांश रियासतों ने स्वतंत्रता के पूर्व ही भारत में विलय स्वीकार कर लिया था। इसी सूझबूझ के कारण उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब उनके सामने जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय ही शेष बच गया था। आप चित्र में देख रहे होंगे, ये उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको जो जिम्मेदारी मिली, उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 550 से भी ज़्यादा रियासतों का अपनी सूझबूझ और वाकपटुता और अच्छी राजनीति का परिचय देते हुए उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने में अपना विशेष योगदान दिया। आगे देखेंगे जूनागढ़ का विलय। ठीक है, जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक छोटी सी रियासत थी। वहाँ के नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, परंतु जूनागढ़ की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। अतः जनता के दबाव के कारण नवाब पाकिस्तान भाग गया। इस प्रकार फरवरी 1948 में
जूनागढ़ भारत में विलीन हो गया, अर्थात भारत में शामिल हो गया। ठीक है। कश्मीर का विलय, कश्मीर के बारे में जानेंगे। कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, परंतु वहाँ की जनता शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत में विलय की मांग कर रही थी। जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रोत्साहन से सशस्त्र घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तब राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर भारतीय सैनिकों की मदद से उन घुसपैठियों को कश्मीर से खदेड़ दिया गया। खदेड़ दिया गया अर्थात वहाँ से भगा दिया गया। तो इस प्रकार से कश्मीर विलय की यह छोटी सी जानकारी आप लोग के बीच है। ठीक है। शुरू में तो राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे कि न तो हम भारत में शामिल होंगे और न पाकिस्तान में। ठीक है। लेकिन वहाँ के एक राजनीतिक नेता थे शेख अब्दुल्ला, वे चाहते थे कि भारत के साथ मिलकर हम भारत में ही रहें, उनके साथ रहें। लेकिन स्वतंत्रता के तुरंत बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के कुछ गलत लोगों को उकसाकर हथियार वगैरह देकर कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया गया। तब राजा हरि सिंह ने क्या किया, कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया और उसके बाद भारतीय सैनिकों की मदद से वहाँ पर जो पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए कुछ हथियार के साथ युवक थे, जिसे घुसपैठिए बोला जाता है, हमारी सीमा पर ज़बरदस्ती घुसकर दंगे फसाद या लड़ाई झगड़े करने वाले लोगों को भारतीय सैनिकों ने वापस पाकिस्तान खदेड़ दिया या उन्हें भगा दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम आज जाने हैं जूनागढ़ का विलय और कश्मीर का विलय। आगे की पढ़ाई हम आपको कल कराएंगे, इसलिए इस अध्याय को एक बार पुनः पढ़िए और याद करने का प्रयास कीजिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कीजिए, अनुशासन बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।